क्या बात है बहू, हमेशा खोई खोई रहती है। सब ठीक तो है ना? मायके में मम्मी पापा रिम्मी सब? हाँ माँ जी, सब ठीक है, लेकिन हाँ हाँ बता दे बहू, मन हल्का हो जाएगा। आखिर ससुराल में मैं ही तो तेरी माँ हूँ। बता बेटा क्या हुआ? बहू सास को पकड़कर रोने लगती है। अरे बोल मेरी बच्ची, क्या हुआ है? हैं? क्या हुआ मेरी लाडू, ऐसे क्यों रोए जा रही है? माँ जी क्या बोलूं, मेरी छोटी बहन है ना। हाँ रिम्मी, क्या हो गया उसको? माँ वो बिगड़ती जा रही है, ना माँ पापा की सुनती है ना ही किसी की। पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है, सब बहुत परेशान हो चुके हैं उसको लेकर। अरे तो क्या है, ब्याह कर दे उसका। ससुराल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। जब सास के सुबह शाम डंडे पड़ेंगे ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो परेशान मत हो बेटा। माँ जी वो शादी के लिए मना कर रही है, बोल रही है ना पढ़ाई करूंगी ना ही शादी, बस घर में बैठकर ऐश करूंगी। हाँ बोलिए माँ जी, पापा की टेंशन, माँ की टेंशन। सास को बहू का परेशान रहना काफी परेशान करता है। शुरू में तो वो कोशिश करती है कि बहू को आसपास घुमा लाए, फिल्म दिखा लाए, या फिर बेटे के साथ बाहर खाने के लिए भेज दे, लेकिन ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। फिर एक दिन, राहुल, साक्षी कहाँ है, दिख नहीं रही? माँ क्या बोलो, आजकल तो पता ही नहीं चलता उसका। अरे मायके के प्रॉब्लम में इतना उलझना था तो शादी नहीं करनी थी, रहती माँ पापा के पास जिंदगी भर। मैं तो परेशान हो गया हूँ माँ। ऐसा नहीं बोलते बेटा। तू जब परेशान हुआ था पिछली बार क्रेडिट कार्ड के पचड़ों में, तो वही लेकर आई थी ना 50,000 अपनी जमा पूंजी, कि तू परेशान ना हो। हैं? फिर तू? हाँ हाँ ठीक है माँ, बस तो अपना ख्याल रख और देख ले जो करना है। जैसे मुझे बोलेगी मैं कर लूंगा। तू छोटे को बोलना मुझे ऑफिस छोड़ दे, बाइक खराब है मेरी। सास छोटे बेटे रिक्की को आवाज देती है। भैया मैं नहीं जा सकता, मैंने रात भर एडिट किया है, अब नींद आ रही है। क्या है यार रिक्की, कभी तो काम आ जाया कर। वो बोल रहा है ना रात भर काम किया है, तो कैब करके चला जा। तभी बहू आ जाती है, हाथ में कार की चाबी लिए। चलिए मैं छोड़ देती हूँ, थोड़ा घूमूंगी तो दिमाग भी कुछ ठीक हो जाएगा। बहू गाड़ी छोड़कर वापस आती है तो सास उसे अपने पास बिठा लेती है। बैठ मेरे पास, आजा मेरी बच्ची। चल अब बता, क्या हाल है मायके का? रिम्मी ठीक है? माँ वही हाल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी माँ रोज रोती है उसकी वजह से। पापा भी अब चुप रहने लगे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। सास थोड़ी देर सोचती है, फिर बोलती है। सुन बहू, एक काम कर, तू अपनी बहू को यहीं ले आ कुछ दिन के लिए। 4 दिन में सारी अकल ठिकाने ला दूंगी मैं उसकी। यहाँ रहेगी तो माहौल ही बदल जाएगा उसका। बहू चौंक जाती है। नहीं नहीं माँ जी, ये ठीक नहीं रहेगा। मायके की प्रॉब्लम ससुराल में क्यों लाऊं? आप पहले ही मेरा इतना ख्याल रखती हो, अब रिम्मी की टेंशन भी आप क्यों ले? अरे भाई, तू भी ना कैसी बातें करती है। मायका ससुराल क्या होता है? घर तो एक ही है ना अपना। रिम्मी मेरी भी तो बेटी हुई ना फिर। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। मुझे डर है कहीं आपको तकलीफ ना हो जाए उसकी वजह से। वो ना जरा ज्यादा ही जिद्दी है। अरे तो मैंने तो तेरे ससुर को भी ठीक किया है अपनी जिद से। एक लड़की को नहीं संभाल पाऊंगी क्या? तो फिक्र मत कर, कल ही फोन कर अपनी माँ को, बोल दे रिम्मी को भेज दे यहाँ। माँ जी आप ना मानोगी नहीं। बिल्कुल नहीं मानूंगी, जो बोला सो बोला। चला फोन लगा। बहू मन महसूस कर फोन उठा लेती है। बहू फोन मिलाती है तो दूसरी तरफ माँ उठाती है। हाँ बेटा बोल, सब ठीक तो है ना? माँ सब ठीक है। अच्छा माँ, एक बात कहनी थी। माँ जी बोल रही थी रिम्मी को कुछ दिन यहाँ भेज दो, यहाँ रहेगी तो शायद सुधर जाए। माँ थोड़ा चौंक जाती है। नहीं नहीं बेटा, वो मुझसे नहीं होगा। एक की गलती की सजा दूसरी क्यों भुगते? तेरा ससुराल है वो, वहां रिम्मी की वजह से कोई बात बिगड़ गई तो? नहीं बेटा, मैं नहीं भेज सकती उसे। तू अपना ससुराल संभाल, रिम्मी को हम देख लेंगे किसी तरह। बहू कुछ बोले उससे पहले सास फोन ले लेती है। नमस्ते समधन जी, मैं बात कर रही हूँ। सुनिए मेरी एक बात मानिए, रिम्मी को भेज दीजिए यहाँ। अरे मैं कोई राक्षस नहीं हूँ जो खा जाऊंगी उसे, अपनी बेटी समझ कर रखूंगी। आप बस भरोसा रखिए। नहीं समधन जी, आप समझ नहीं रही, वो बहुत जिद्दी है, कहीं आपको परेशान। सास बीच में ही टोक देती है। अरे समधन जी, जिद्दी बच्चों को संभालना कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। मैंने अपने दोनों बेटों को अकेला पाला है, एक लड़की को नहीं संभाल पाऊंगी क्या? आप फिक्र मत करिए, कल सुबह ले आइए उसे। बस इतना समझिए कि अब वह घर की बेटी है मेरे लिए। सास की बातों में इतना अपनापन होता है कि माँ आखिरकार मान जाती है। ठीक है समधन जी, है आपकी मर्जी, कल सुबह ले आती हूँ। अगले दिन सुबह बहू के माँ बाप रिम्मी को लेकर आते हैं।
रिम्मी पूरे रास्ते मुंह फुलाए बैठी रहती है। घर के अंदर घुसते ही वो नजरें घुमाकर पूरा घर देखती है और मुंह बना लेती है। ये कैसा घर है इतना पुराना सा, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं वापस जाऊंगी। सबके सामने ऐसी बात सुनकर माँ बाप का सिर शर्म से झुक जाता है। बहू भी हैरान रह जाती है बहन की बदतमीजी देखकर, लेकिन सास बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। रिम्मी बेटा, ये तेरा ही घर है, जैसा भी है अपना है, और रही बात रहने की तो अभी तो आई है, तू देख तो ले पहले। मुझे नहीं देखना कुछ, मुझे बस अपने घर जाना है। माँ अब चलो मेरे साथ। सास की आवाज अब थोड़ी सख्त हो जाती है। रिम्मी, यह तरीका नहीं है बात करने का, बड़ों के सामने ऐसे मुंह नहीं चलाते। तेरे माँ बाप तुझे यहाँ छोड़ने आए हैं भरोसा करके, और तू पहले दिन ऐसी बात कर रही है, जरा तमीज से बात कर। रिम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। उसे शायद एहसास हो जाता है कि सामने खड़ी औरत उसकी माँ नहीं बल्कि बहन की सास है, जिसके सामने ज्यादा तेज बोलना ठीक नहीं। रिम्मी बस इतना बोल पाती है, ठीक है जैसे आपकी मर्जी, और मुंह फुलाकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। बहू के माँ बाप ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। घर में तो रिम्मी की एक ना सुनने पर भी वो घंटों बहस करती रहती थी, पट पट जवाब देना उसकी आदत थी, लेकिन आज पहली डांट पर चुप हो गई। अरे ये तो कमाल हो गया, घर में तो ये किसी की सुनती नहीं थी। सच में समधन जी, आप में तो जादू है कोई। अरे जादू वादू कुछ नहीं, बस थोड़ा प्यार थोड़ी सख्ती, दोनों का बैलेंस चाहिए बच्चों को संभालने में। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं देख लूंगी इसे। बहू के माँ बाप कुछ देर बैठकर रिम्मी को समझा बुझाकर वापस चले जाते हैं। जाते वक्त रिम्मी की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बहू अब मन ही मन राहत की सांस लेती है। उसे लगता है शायद अब कुछ अच्छा होगा। माँ जी का प्यार और सख्ती दोनों से रिम्मी सुधर जाएगी। माँ जी थैंक यू, आपने आज जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है कि रिम्मी अब बदल जाएगी। अरे बेटा फिक्र मत कर, मैंने कहा ना 4 दिन में ठीक कर दूंगी, बस तू देखती जा। लेकिन इस सारे माहौल के पीछे रिम्मी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, इस बुढ़िया ने तो सबके सामने मुझे डांटा, इसने समझा क्या है खुद को। ठीक है, यहाँ रहना पड़ रहा है तो रहूंगी, लेकिन इससे भी दिखाऊंगी कि रिम्मी किस चीज का नाम है। देखती हूँ ये कैसे मुझे सुधारती है। सास रिम्मी को एक अलग कमरा दे देती है, सामान वगैरह सेट करवा देती है। ये तेरा कमरा है बेटा, जो चाहिए बोल देना। अभी नई नई है ना यहाँ, तो अजीब लगेगा, धीरे धीरे मन लग जाएगा तेरा। रिम्मी कुछ नहीं बोलती, बस सामान एक तरफ रखकर बैठ जाती है। रात होते होते वो अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वापस बुला लो। अरे बेटा थोड़े दिन रह ले, देख तो सही, शायद तेरे लिए अच्छा हो। माँ आप भी ना। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। फोन रखकर रिम्मी खिड़की के पास बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब इस घर में उसे कैसे अपने हिसाब से चीजें मोड़नी है। उधर सास भी रात को अकेले बैठकर सोचती है, यह लड़की जरा तेज है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा इससे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी ठान लिया है, जैसे भी हो इसे रास्ते पर लाना है, बहू की खुशी के लिए और इस घर की शांति के लिए भी। अगले दिन सुबह रिम्मी किचन में पानी पीने आती है तो देखती है सास बड़े प्यार से रिक्की के लिए नाश्ता बना रही है। पराठे सेकते वक्त उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। रिक्की बेटा उठ जा, देख तेरे फेवरेट आलू पराठे बनाए हैं, ठंडे हो जाएंगे। रिक्की ऊँघता हुआ आता है। सास उसकी थाली खुद लगाती है, उसके बाल संवारती है, प्यार से सिर पर हाथ फेरती है। मेरा बच्चा रात भर जाग कर काम करता है, देख कैसे आंखें सूज आई है। तू इतनी मेहनत मत किया कर बेटा, मुझसे देखा नहीं जाता। अरे माँ तू भी ना इतना टेंशन मत लिया कर। टेंशन ना लू तो क्या करूँ, तू है ही ऐसा। जब से पैदा हुआ है ना, जरा सा भी तकलीफ में हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रिम्मी चुपचाप ये सब खड़ी देख रही थी। उसकी नजरें सास के चेहरे पर टिकी होती है। वो साफ देख पाती है कि जो सख्ती और रुतबा सास ने उसके सामने दिखाया था वो रिक्की के आगे बिल्कुल पिघल जाता है। वो मन ही मन मुस्कुराती है। अरे वाह, तो यही है इस बुढ़िया की कमजोरी, ये लड़का, इसकी जान बसती है इसमें। चलो पता चल गया निशाना कहाँ लगाना है। दोपहर को रिम्मी दीदी के पास बैठकर बातें करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दीदी एक बात पूछूं, माँ जी रिक्की को लेकर इतनी पॉजिटिव क्यों है? मतलब आपके पति राहुल जीजाजी को लेकर नहीं? अरे रिम्मी छोटा है ना, वो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ का हमेशा दिल के करीब रहता है। फिर रिक्की बचपन में बहुत बीमार रहता था, माँ जी ने बड़ी मुश्किल से पाला है उसे। उसकी जरा सी तकलीफ माँ जी से देखी नहीं जाती, उसका दर्द तो माँ को अपना दर्द लगता है। अच्छा ऐसा है।
हाँ, और वैसे भी रिक्की है भी बहुत प्यारा सा, सबका ख्याल रखता है, बस थोड़ा माँ का लाडला ज्यादा है। रिमी ऊपर से मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्लान बुनने लगती है। शाम को सास रिमी को बुलाकर समझाती है, देख रिमी बेटा, यहाँ रहना है तो घर के तौर तरीके सीखने होंगे। सुबह जल्दी उठाकर सबका ख्याल रखना, बड़ों की इज्जत करना, समझी? रिमी दिखावे के लिए सिर झुका लेती है। जी माँ जी, जैसा आप कहेंगी वैसा करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए अगर पहले दिन कुछ गलत बोल दिया हो तो। सास खुश हो जाती है ये सुनकर। अरे कोई बात नहीं बेटा, सीख जाएगी धीरे धीरे, मुझे पता था तू समझदार लड़की है। रिमी सर झुकाए मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। ठीक है बुढ़िया, अभी दिखावा कर लेती हूँ, लेकिन तूने जितना मुझे उस दिन सबके सामने तड़पाया था ना, अब मैं तेरे लाडले को इतना तड़पाऊंगी कि तू खुद तड़प जाएगी। देखते फिर कौन किसको सुधारता है। अगले कुछ दिनों में रिमी अपना रंग बदलना शुरू कर देती है। जो लड़की सुबह देर तक सोती थी, अब रात को जागकर रिकी के काम में उसका साथ देने लगती है। अरे रिमी तो अभी तक जगी है, सो जा यार, कल फिर लेट उठेगी। मुझे नींद नहीं आ रही, तू बताना क्या कर रहा है? कोई नया वीडियो एडिट कर रहा है क्या? हाँ यार, कल का कंटेंट डालना है पर आइडिया ही नहीं सूझ रहा। दिखा जरा। अरे यार ये तो बोरिंग है, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक ले लेना, या फिर अपने डेली लाइफ का कुछ फनी सा दिखा, लोग आजकल यही देखना पसंद करते हैं। रिकी हैरान होकर उसे देखता है। अरे वाह, तुझे तो काफी अच्छी समझ है इस चीज की। मैं भी तो ये सब देखती रहती हूँ ना दिन भर। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगती है। रिमी को पता चलता है कि रिकी को फुटबॉल का शौक है। अरे तू फुटबॉल खेलता है? मुझे भी बहुत पसंद है यार, मैं कॉलेज की टीम में भी थी। सच में? यार कोई नहीं मिलता यहाँ जिससे बात कर सको इस बारे में, भैया को तो बस अपने काम से मतलब है। अब दोनों के बीच रोज घंटों तक बातें होने लगती है, कभी म्यूजिक पर, कभी कंटेंट पर, कभी बस ऐसे ही हंसी मजाक में। रिकी को लगने लगता है जैसे उसे कोई हम उम्र दोस्त मिल गया हो जो उसकी हर बात समझता हो। रिकी एक दिन दीदी से कहता है, दीदी, रिम्मी तो बिल्कुल मेरे जैसी ही सोच रखती है, इतनी अच्छे से समझते है सब कुछ। पहले तो लगा था बड़ी जिद्दी टाइप है, पर ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये सुनकर भाभी खुश हो जाती है। तो अच्छा है ना, चलो कोई तो है जो तेरे साथ टाइम बिताए, वरना तू तो अपने कमरे में ही घुसा रहता है। उधर सास ये सब दूर से देखती रहती है। उसे भी अच्छा लगता है कि रिक्की और रिमी में इतनी बनने लगी है। चलो अच्छा है, मेरा रिक्की तो वैसे भी बहुत समझदार है, उसी की संगत में रहकर शायद रिमी भी सुधर जाए। लड़की जरा तेज है पर दिल की बुरी नहीं लगती। सास बहू से कहती है, देख बहू, मैंने क्या कहा था, रिक्की के साथ रहेगी तो अपने आप सुधर जाएगी। देख कैसे दोनों घंटों बातें करते हैं। हाँ माँ जी, सच में मुझे भी अच्छा लग रहा है देखकर। लेकिन इन सब बातों के बीच रिम्मी का असली मकसद तो सिर्फ सास को मजा चखाना था। जब वो इस भरोसे का इस्तेमाल कर सास से अपना हिसाब बराबर करेगी। धीरे धीरे रिम्मी का रंग बदलने लगता है। अब वो रिक्की के साथ हर बात में बहुत केयरिंग दिखने लगती है, लेकिन उसके पीछे एक चालाकी होती है। रिक्की चल ना, आज मार्केट चलते हैं, मुझे नई ड्रेस लेनी है। अरे यार अभी काम है मुझे। अच्छा ठीक है, तुझे मेरे साथ नहीं जाना है ना, कोई बात नहीं। रिक्की तुरंत मान जाता है। अरे बाबा ठीक है चल, इतना नाराज मत हो। बाजार से लौटते वक्त रिम्मी आइसक्रीम की दुकान पर रुक जाती है। रिक्की आइसक्रीम खिलाना प्लीज, बहुत मन है। अरे तू भी ना बच्चे जैसी हरकत करती है। लेकिन दिल से वो मना नहीं कर पाता। धीरे धीरे ये सब आदत बन जाती है। घर में भी अब रिम्मी खुलेआम रिक्की पर हक जताने लगती है। एक दिन डिनर टेबल पर सास रिक्की की थाली में सब्जी डालने लगती है। ले बेटा खा ले, तेरी फेवरेट है। रिम्मी बीच में ही बोल पड़ती है, अरे रुकिए ना, रिक्की को हरी सब्जी पसंद नहीं है, ये तो बस आपकी वजह से खा लेता है। रिक्की को तो पनीर पसंद है ना रिक्की? सास हैरान होकर देखती है। रिक्की भी हल्का मुस्कुरा देता है। वाह, वो सही बोल रही है। सास को अंदर ही अंदर अजीब लगता है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन रिम्मी टीवी बहुत तेज आवाज में लगाकर बैठी थी। सास आकर टोकती है, रिम्मी बेटा जरा आवाज कम कर दे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रिम्मी बिना सुने आराम से बैठी रहती है। अभी थोड़ी देर में कम कर दूंगी, ये अच्छा से सीन आ रहा है। सास को गुस्सा आता है, लेकिन तभी रिक्की बीच में आ जाता है। माँ तुम भी ना, उसे थोड़ा एंजॉय करने दो ना, हर वक्त टोकती रहती हो, उसका भी तो मन हो कुछ देखने का। सास चौंक जाती है अपनी ही बेटे का ऐसा रवैया देखकर। रिक्की ये तो कैसी बात कर रहा है मुझसे? माँ मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तुम जरा उससे प्यार से बात किया करो ना। सास मन महसूस कर चुप हो जाती है।
उसे समझ में नहीं आता कि उसका अपना बेटा उसी के खिलाफ क्यों बोलने लगा है। उधर रिम्मी को अब इस खेल में मजा आने लगता है। वो धीरे धीरे फिर वैसी ही होने लगती है जैसी मायके में थी। देर तक सोना, बिना नहाए बैठे रहना, किसी की बात न सुनना, सब कुछ वापस लौट आता है। बहू ये सब देखकर परेशान हो जाती है। एक दिन सास से कहती है, माँ जी अब बस बहुत हो गया, मैं रिम्मी को वापस भेज रही हूँ। उस पर तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा रिक्की भी बिगड़ने लगा है। सास तुरंत मना कर देती है, नहीं बहू, अभी नहीं भेजूंगी मैं इसे, लोग क्या कहेंगे। सास ने बिना सुधारे वापस भेज दिया, मेरी नाक कट जाएगी समाज में, थोड़ा और वक्त दे मुझे। माँ जी पर बस बहू, जो कहा है वो कर, मैं इसे सुधार कर ही भेजूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहू चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन डरने लगती है कि आगे क्या होने वाला है। उधर अब रिक्की भी पूरी तरह रिम्मी के रंग में रंगने लगता है। धीरे धीरे रिक्की और रिम्मी की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि रिक्की उसका पूरा ख्याल रखने लगता है, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है, उसकी पसंद नापसंद सब समझने लगता है। रिम्मी, तुझे ठंडी चीजें पसंद नहीं है ना, ले मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म मंगवाया। रिम्मी हैरान होकर उसे देखती है। उसे एहसास होने लगता है कि जो प्यार वो नाटक करके दिखा रही थी वो कब सच में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। एक शाम छत पर दोनों बैठे होते हैं। रिम्मी एक बात पूछूं, सीरियसली पूछ रहा हूँ। हाँ बोल। तू मुझसे शादी करेगी? रिम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोल पाती, बस सिर हिला देती है। लेकिन उस रात रिम्मी को एक डर सताने लगता है। अगर माँ जी को पता चला मैंने कैसे नाटक किया था शुरू में, अगर उन्होंने रिश्ते से मना कर दिया तो? नहीं, मुझे अब सच में बदलना होगा, रिकी को खोना नहीं है मुझे। अगले दिन से रिम्मी बिल्कुल बदल जाती है। सुबह जल्दी उठना, सास के काम में हाथ बटाना, प्यार से बात करना। माँ जी लाइए, मैं सब्जी काट देती हूँ। सास हैरान होकर देखती है। अरे तू क्यों, रहने दे बेटा। नहीं माँ जी, अब से मैं ही करूंगी ये सब। धीरे धीरे रिम्मी का ये बदलाव सच्चा होता चला जाता है। वो सास की हर बात मानने लगती है, इज्जत करने लगती है, और सास को भी उसपे अपनी बहू जैसा अपनापन दिखने लगता है। एक दिन बहू के मम्मी पापा रिम्मी को वापस ले जाने आते हैं। अच्छा समधन जी, अब चलते हैं हम, रिम्मी को ले जाते हैं वापस। सास कुछ सोचकर बोलती है। समधन जी बैठिए जरा, एक बात करनी है। जी बोलिए। मैंने रिम्मी को बहुत गौर से देखा है इन दिनों। शुरू में जरूर जिद्दी थी, पर दिल की बहुत साफ है ये लड़की, और मेरे रिक्की के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल गई है। मैं चाहती हूँ रिम्मी का हाथ मेरे रिक्की के लिए मांग लूं। माँ हैरान रह जाती है, यकीन ही नहीं होता। समधन जी आप सच कह रही हैं? हाँ भाई, मैंने कहा था ना, अच्छे को सुधार देती हूँ मैं। और सच बताऊं, इस लड़की ने मेरे रिक्की को भी बहुत खुश रखा है इन दिनों। मुझे यकीन है ये दोनों साथ में बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हमें तो बस यही डर था कि रिम्मी की वजह से कहीं बड़ी बेटी का घर ना बिगड़ जाए। आज तो दोहरी खुशी मिल गई। बहू ये सब सुनकर दौड़ी हुई आती है और माँ जी के गले लग जाती है। माँ जी थैंक यू, आपने मेरी बहन को भी सुधार दिया और उसकी जिंदगी भी संवार दी। अरे बहू, तू मेरी बेटी है तो रिम्मी भी मेरी बेटी हुई ना, अब तो पक्के में बेटी बन जाएगी मेरी। सुबह के 8 बजे शर्मा परिवार की रसोई में चारों तरफ बर्तनों की आवाजें गूंज रही हैं। एक गैस पर चाय उबल रही है, दूसरी पर पराठे सिक रहे हैं, तीसरी पर दलिया पक रहा है, और इन सब के बीच तनु ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की रसोई नहीं, पूरा कंट्रोल रूम वही संभाल रही हो। बहू, मेरी चाय में अदरक डाला ना, बिना अदरक के तो गले से उतरती ही नहीं है। जी मम्मी जी, अदरक भी डाला है, तुलसी भी। बहू, मेरे दलिये में नमक कम रखना, डॉक्टर ने फिर डांट दिया तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। आप मेरा नाम मत लीजिएगा पापा जी, नमक भी कम रहेगा और डॉक्टर भी खुश रहेंगे। तनु अपनी सास ससुर की फरमाइश पूरी करने में लगी थी, तभी उसका देवर अंकित रसोई में घुसता है। ओहो, आज तो पनीर पराठे की खुशबू आ रही है। हाँ, पनीर के पराठे बन रहे हैं। यार भाभी, मेरे लिए 2 आलू वाले भी बना दो ना, सुबह सुबह पनीर खाने का मन नहीं है। ठीक है, बना देती हूँ। तनु अंकित के लिए पराठे बनाने शुरू करती है, तभी उसकी ननद रिया मोबाइल देखते हुए अंदर आती है। भाभी, मेरे लिए पराठा मत बनाना। अरे, तो फिर क्या बनाऊं? अभी तो अंकित के लिए अलग से आलू पराठे बना रही हूँ, बताओ तुम क्या खाओगी? ओट्स। लेकिन पानी वाले नहीं, दूध में बनाना, ऊपर से शहद और थोड़े चिया सीड्स भी डाल देना। जी मैडम। प्रिया अपनी फरमाइश बताकर चली जाती है, तभी रोहित टाई ठीक करता हुआ आता है। तनु, मेरी कॉफी बनी? हाँ, बस आप डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी लाई।
और मेरा टिफिन? हाँ हाँ बाबा, वो भी पैक हो रहा है। सच बताऊं ना तनु, तो अगर तुम ना हो तो ये घर 5 मिनट भी नहीं चल सकता। हाँ तो, लेकिन जब परिवार है तो सबको साथ में चलना सीखना ही चाहिए। क्या हुआ, कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तनु जल्दी जल्दी हाथ चलाती है और 10 मिनट बाद डाइनिंग टेबल पर हर किसी की प्लेट अलग थी। किसी के लिए कम तेल, किसी के लिए बिना मिर्च, किसी के लिए डाइट वाला नाश्ता और किसी के लिए एक्स्ट्रा मक्खन। सिर्फ एक चीज कॉमन थी, हर प्लेट तनु ने अपने हाथों से परोसी थी। अरे तनु बहू, अचार देना। जी पापा जी। हाँ भाभी, दही भी देना प्लीज। हाँ हाँ, अभी लाई। यार भाभी, मेरा शहद रह गया। हाँ रिया, अभी डालती हूँ। बहू, मेरी पानी की बोतल कहाँ रखी है? खाली है। जी मम्मी जी, बस अभी भर कर लाती हूँ। और तनु, मुझे एक चम्मच देना। जी अभी लाई। और नमक कम कहा था तुमने तो बिल्कुल ही नहीं डाला। नमक भी लेती आना। जी पापा जी। भाभी, आलू के पराठे बिना मक्खन के अच्छे नहीं लगते, तो भाभी मक्खन भी लेते आना। हाँ हाँ, लाती हूँ। पिछले 15 मिनट में किसी ने एक बार भी अपनी कुर्सी से उठकर खुद कुछ नहीं किया। हर कोई तनु पर ही हुक्म चला रहा था। आखिरकार सब लोग नाश्ता खत्म करके उठ जाते हैं। पहली बार तनु अपनी प्लेट लेकर बैठती है। चलो, अब 2 और चैन से खा लेती हूँ। जैसे ही वो पहला निवाला तोड़ती ही है, अरे बहू, जरा इधर आना बेटा। तनु बेचारी का हाथ हवा में ही रुक जाता है। अब वो एक पल अपनी प्लेट देखती है, फिर आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। मेरी थाली शायद आज भी मेरा इंतजार ही करेगी। फिर वो उठ जाती है और महेश के कमरे में जाती है। बेटा, जरा मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ रखा है क्या घर में? जी, ब्राउनी रखी है। अच्छा, तो ले आओ ना बेटा। जी, अभी लाई। रिया, सामने वाले ड्रॉर में ब्राउनी रखी है, पापा जी को दे दोगी? भाभी, मुझे सच में नहीं पता कौन से ड्रॉर में रखी है। सामने वाला, जिसमें स्नैक्स रखते हैं। अरे भाभी, आप ही दे दो ना, आपको तो सब पता रहता है, वैसे भी 2 मिनट का तो काम है। तनु एक पल चुप हो जाती है, फिर खुद ही चली जाती है। ठीक है, 2 मिनट का काम ही तो है। तनु के लिए आज ये शब्द पहली बार नहीं थे और शायद आखिरी बार भी नहीं। तनु ब्राउनी देकर वापस अपनी प्लेट के पास आती है। अब तो खा ही लेती हूँ। जैसे ही तनु का पहला कौर मुंह तक पहुंचता है, तभी भाभी, एक ग्लास ठंडा पानी मिलेगा क्या? अरे भैया, फ्रिज में ही तो रखा है, ले लो ना। अरे भाभी, आप दे दो ना। हाँ हाँ ठीक है, अभी लाई। फिर तनु खाना छोड़कर उठ जाती है और अंकित को उसके कमरे में पानी देकर आती है। थैंक यू भाभी, आपके हाथ से पानी पीने में भी मजा आ जाता है। बस बस, अब कोई ना बुलाए, बस मैं चैन से खाना खा लूं। तनु फिर से खाने बैठती है और तभी तनु, मेरी कार की चाबी नहीं दिख रही। जहाँ रोज रखते हो वहीं होगी। नहीं है, जरा देख कर दे दो ना। सोफे के कुशन के पास देखिए। अरे हाँ, मिल गई। वैसे तनु, तुम्हें हर बार कैसे सब कुछ पता होता है? क्योंकि रोज वही मिलती है, बस तुम देखते नहीं हो। तभी रोहित चला जाता है। तनु फिर जैसे ही खाने बैठती है, तभी बहू, जरा सुनना। जी मम्मी जी। मेरी दवाई का डिब्बा रसोई की ऊपर वाली शेल्फ में रखा है, ला देना। मम्मी जी, आप रिया से बोल दीजिए ना, वो यहीं बैठी है। भाभी, मुझे सच में नहीं पता कौन सी शेल्फ में रखा है। हाँ बहू, तुम ही ले आओ, तुम्हें तो सब याद रहता है। तनु बिना कुछ बोले उठ जाती है और दवाई देकर वापस आती है। तब तक उसकी प्लेट में रखा पराठा अब ठंडा हो चुका है। अब ये भी ठंडा हो गया, चलो खा ही लेती हूँ। तनु बेमन से वो ठंडा पराठा खाकर अपने बाकी के कामों में लग जाती है। लेकिन शाम को फिर सबकी अलग अलग फरमाइश होती है और रात के 9 बजे सब लोग अपना अपना खाना खा चुके हैं। तनु ने पूरे घर का खाना परोसा, बर्तन सिंक में रखे, गैस साफ की और अब पहली बार अपनी थाली लेकर बैठी। तभी तनु, जरा चाय बना दोगी? अभी? आपने तो खाना खाया है। खाने के बाद चाय पीने का मन कर रहा है। आप बना लीजिए ना, मैं अभी खाना खा रही हूँ। अरे, मुझे कहाँ आती है चाय बनानी। भैया से तो मैगी भी नहीं बनती। अंकित की बात पर सब हंसने लगते हैं। तभी ठीक है, बनाकर लाती हूँ। तनु उठती है और चाय बनाकर अंकित को देती है। एक बार फिर उसकी थाली में रखा खाना अब ठंडा हो चुका था। तनु जैसे ही बेमन से अपना खाना खत्म करती है, तभी अरे बहू, कल सुबह छोले भिगो देना, याद है ना? जी मम्मी जी। और आटा भी कम है, लेती आना। जी मम्मी जी। और बहू, मेरा शुगर वाला बिस्कुट भी खत्म हो गया है। जी। और मेरे ओट्स भी खत्म हो गए हैं भाभी। जी। और मेरा पीनट बटर भी। जी। सब अपनी अपनी फरमाइशों की झड़ी तनु के सामने लगा देते हैं। किसी को ये भी ध्यान तक नहीं जाता कि तनु अभी तक ठीक से खाना भी नहीं खा पाई है।
क्या इस घर में मेरी थाली हमेशा सबसे आखिरी में ही आएगी? तनु को आए हुए इस घर में 1 साल हो चुका था और 1 साल से लगातार यही रूटीन चल रहा था। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही तनु की आंख खुल गई, लेकिन आज पहली बार उसके शरीर ने साथ देने से मना कर दिया। सिर भारी था, बदन टूट रहा था और तेज बुखार चढ़ चुका था। बस थोड़ा बुखार ही तो है, काम कर लूंगी तो ठीक लगने लगेगा। वो उठते ही लड़खड़ा जाती है और दीवार का सहारा लेती है। अरे तनु, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ गया। शायद कल काम ज्यादा हो गया होगा, एक चाय पी लेना, ठीक हो जाओगी। तनु मुस्कुराकर किचन की ओर बढ़ जाती है और रसोई में गैस जलाते ही बाहर से आवाजें आनी शुरू हो जाती है। बहू, मेरी चाय बन गई क्या? बहू, आज नाश्ता थोड़ी जल्दी बना देना, मुझे बैंक जाना है। भाभी, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? मुझे पोहा खाना है। और भाभी, मेरे ओट्स में केला भी डाल देना। तनु गैस के सामने खड़ी है, उसका हाथ कांप रहा है और जैसे ही वो चाय छानती है कि अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। वो गैस पकड़कर खुद को संभालती है, तभी रोहित रसोई में आता है। अरे, तुम ठीक तो हो? हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। हे भगवान, तुम्हारा चेहरा इतना गर्म क्यों लग रहा है? वो तनु के माथे पर हाथ रखता है। अरे, तुम्हें तो तेज बुखार है। हे भगवान बहू, तूने बताया क्यों नहीं? वो माँ जी, सबका नाश्ता बनाना था ना। रोहित, डॉक्टर को फोन कर। तुरंत रोहित डॉक्टर को फोन मिलाता है। हेलो डॉक्टर साहब, जरा जल्दी आइए, तनु को तेज बुखार है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पहुंचते हैं और तनु का चेकअप करते हैं। 102 बुखार है, और ये सिर्फ बुखार नहीं है। मतलब शरीर पूरी तरह थक चुका है, लगातार बिना आराम किए काम करने का असर है। अब क्या करना होगा डॉक्टर साहब? कम से कम 3-4 दिन पूरा आराम। डॉक्टर तनु को दवा देकर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद, तनु, तुम बस आराम करो, घर का काम हम संभाल लेंगे। हाँ बहू, अब तो रसोई में नहीं जाएगी। हाँ भाभी, इस बार सच में हम सब काम करेंगे। हाँ भाभी, आप बस घर और रसोई की टेंशन छोड़ दो, हम सब कुछ कर लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। सच? बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को रसोई में क्या कहाँ रखा है ये भी नहीं पता। अरे ढूंढ लेंगे, क्यों फैमिली वालों, हम ढूंढ लेंगे ना। हाँ भैया, हम सब कर लेंगे, इतना भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं आज सच में आराम करती हूँ। तनु लेट जाती है। आज तनु पहली बार रसोई से दूर थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर बीमारी का नहीं था, उसे डर था, क्या सच में ये लोग मेरे बिना रसोई संभाल पाएंगे? तनु, अब एक हफ्ता बस तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ। सच में? आप बना लोगे? अरे, चाय ही तो बनानी है, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोशिश कर लीजिए। रोहित पूरे कॉन्फिडेंस से रसोई में जाता है। 2 मिनट तक सब शांत रहता है, फिर, तनु, जी। अरे यार, ये चाय पत्ती का डिब्बा कहाँ रखा है? दाएं तरफ वाला दूसरा ड्रॉर, नीचे ढक्कन वाला डब्बा। अरे यार, यहाँ तो 3 नीले डब्बे हैं। अरे, जिस पर टी लिखा है। अरे लेकिन उसमें तो सौंफ है। वो उसके पीछे वाला, जरा पीछे वाला डब्बा खोल कर देखिए। यार प्लीज एक बार आकर बता दो, फिर पक्का तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तनु उठकर रसोई में जाती है और चाय पत्ती का डब्बा देते हुए कहती है, अरे आप रहने दीजिए, चाय मैं बना देती हूँ और आप जाकर बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं, तुम जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस अभी चाय बना कर लाता हूँ। अंकित के जिद करने पर तनु दोबारा से बिस्तर पर जाकर जैसे ही लेटती है, 2 मिनट बाद फिर आवाज आती है। अरे तनु, अब क्या हुआ? चीनी नहीं मिल रही। चाय पत्ती के ठीक बगल में है। नहीं है, मैंने देख लिया। सफेद ढक्कन वाला डिब्बा। अरे लेकिन इसमें नमक है। अरे उसके पीछे देखो ना। अरे नहीं मिल रही, एक बार प्लीज आकर दे दो ना। तनु जाकर चीनी का डब्बा देती है और फिर एक बार रोहित उसे जिद करके वापस अपने कमरे में भेज देता है। तनु मुश्किल से तकिए पर सिर रखकर लेटने ही वाली होती है कि तभी, यार तनु सुनो ना, बस एक आखिरी बार और। अब क्या हुआ? अरे वो अदरक कूटने वाला, क्या कहते हैं उसको, वो नहीं मिल रहा। हमाम दस्ता। हाँ वही, कहाँ रखा है? ऊपर वाली शेल्फ में स्टील के बर्तन के पीछे। नहीं है। देखोगे तभी तो मिलेगा ना। नहीं है यार, मैं तो पूरी रसोई में देख लिया। अच्छा, मैं आती हूँ। तनु फिर से धीरे धीरे उठती है। तेज बुखार की वजह से उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। दीवार पकड़कर रसोई तक पहुंचती है। अरे तुम क्यों उठ गई? क्योंकि आपको नहीं मिल रही थी ना। वो बिना कुछ बोले हाथ बढ़ाती है और स्टील के बर्तन के पीछे से हमाम दस्ता निकालकर रोहित को हाथ में थमा देती है। अरे हाँ यार, ये तो यही था। ये रसोई वाकई में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हें इस रसोई के बारे में सब कुछ पता है। अच्छा अब तुम जाओ, मैं सच में संभाल लूंगा। पक्का? हाँ, अब बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा।
तनु फिर कमरे में जाकर लेट जाती है, मुश्किल से आंखें बंद करती है। तभी अरे तनु! तनु की आंखें खुल जाती है। वो कुछ सेकंड तक छत को देखती रहती है। अरे अब क्या हुआ? ये गैस कैसे जलती है? ऑटो इग्निशन काम नहीं कर रहा। तनु कुछ नहीं बोलती, धीरे धीरे बिस्तर से उठती है। अब तनु चौथी बार बिस्तर से उठकर रसोई में आई। तेज बुखार से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसका धैर्य टूट चुका था। अच्छा हुआ तुम आ गई, ये गैस जल ही नहीं रही है। ऐसे गैस जल जाती है जिसे देखकर देखा, तुम्हारे हाथ लगते ही गैस जल गई, सब हो जाता है तुम्हारे हाथ से। तनु इस बार नहीं मुस्कुराती। अरे क्या हुआ? इतने में बाहर से फिर आवाज आती है। बहू, अगर चाय बन रही है तो मेरे लिए भी एक कप बना देना। भाभी मेरे लिए कम चीनी वाली। भाभी मेरे लिए ग्रीन टी बना देना। बहू मेरी दवाई भी साथ में दे देना। चारों तरफ से बहू 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 की आवाजें गूंजती है। तभी बस बस कर दीजिए आप लोग, पूरा दिन तनु तनु तनु। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। तनु? नहीं रोहित, आज मुझे बोलने दीजिए। सुबह से रात तक इस घर की हर आवाज में सिर्फ एक ही नाम होता है, या तो बहू या तनु या भाभी। बहू चाय बना दो, भाभी पानी दे दो, बहू अचार दे दो, बहू चीनी कहाँ है, तनु चम्मच दे दो, बहू दवाई दे दो, बहू ये कहाँ है, बहू वो कहाँ है। क्या इस घर में किसी को अपने हाथों से एक गिलास पानी लेना भी नहीं आता? मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, फिर भी एक चाय के लिए मुझे 4 बार बिस्तर से उठना पड़ा। तनु, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब किसी की कभी कोई गलती थी ही नहीं रोहित, गलत सिर्फ आदत थी। रिया, तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि रसोई में चीनी कहाँ रखी है? नहीं। अंकित, तुम्हें पता है आटा किस डब्बे में है? नहीं। पापा जी, आपने कभी खुद उठकर फ्रिज से पानी निकाला? मम्मी जी, आपने कभी किसी से कहा कि आज बहू बैठ जाए, मैं खाना परोस देती हूँ? लेकिन बहू, तूने कभी कहा ही नहीं। कहा नहीं, इसका मतलब होता है मम्मी जी, रसोई क्या सिर्फ मेरी है? खाना क्या सिर्फ मेरा है? सिर्फ मुझे खाना है? क्या भूख सिर्फ मुझे लगती है? नहीं ना, तो फिर जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही क्यों है? तनु की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। मैंने कभी काम करने से मना नहीं किया। मुझे तकलीफ काम से नहीं है, तकलीफ इस बात से है कि इस घर में रसोई को सब अपना मानते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ मेरी मानते हैं। आज पूरे घर में तनु नहीं, बाकी तनु की आवाज गूंज रही थी। कोई बहस नहीं हुई, कोई सफाई नहीं दी गई, क्योंकि पहली बार हर किसी को अपनी आदत, अपनी गलती लगने लगी थी। बहू, हमें माफ कर दे। मैं हमेशा सोचती रही कि तू सब कुछ मुस्कुरा कर लेती है, इसलिए कभी ये समझ ही नहीं पाई कि तू थक भी जाती होगी। बेटा, आज याद ही नहीं आ रहा कि आखिरी बार मैंने अपने हाथों से फ्रिज खोलकर पानी कब निकाला था। भाभी, मैं हर रोज बस फरमाइश करता रहा, कभी ये नहीं सोचा कि आप पूरे दिन खड़ी रहती हो। भाभी, मुझे तो सच में कोई रसोई का कुछ आता ही नहीं, लेकिन गलती मेरी है, मैंने कभी खाना सीखने की कोशिश ही नहीं की। तनु, सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैं हर जगह तुम्हें अपना पार्टनर कहता हूँ, लेकिन घर में मैंने तुम्हें पार्टनर नहीं, जिम्मेदारी समझ लिया। आई एम सॉरी, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। तनु कुछ नहीं बोलती है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। बस, आज के बाद इस घर में कोई एक इंसान पूरे घर की जिम्मेदारी अकेला नहीं उठाएगा। बिल्कुल नहीं। चलो, अभी यही काम का बंटवारा करते हैं। मैं रोज रात के बर्तन धोऊंगा, मैं रोज सुबह के नाश्ते की तैयारी करूंगी और भाभी से रसोई भी सीखूंगी। दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी और मैं रोज सब्जी, राशन और फल लेकर आऊंगा और अपना पानी खुद पीऊंगा। और रात की चाय आज से मेरी जिम्मेदारी। लेकिन भैया, आपको तो चाय बनानी आती नहीं। नहीं आती तो सीख लूंगा। और अगर चीनी नहीं मिली तो पहले खुद ढूंढूंगा, 10 मिनट ढूंढूंगा, फिर भी नहीं मिली तो गूगल देख लूंगा, लेकिन तनु को आवाज नहीं लगाऊंगा। पूरा परिवार हंस पड़ता है। मुझे कभी इस बात से शिकायत नहीं थी कि मैं रसोई संभालती हूँ, मुझे बस अकेले संभालने से शिकायत थी, क्योंकि ये रसोई सिर्फ मेरी नहीं है ना। हाँ, न रसोई सिर्फ तुम्हारी होगी और ना ही रसोई का काम सिर्फ तुम्हारा होगा।